रावत जी, जो प्रश्न मैं अशोक जी से पूछ रहा था, ये मुस्लिम एरिया क्या होता है? कुछ अधिकारी बोलते हैं मुस्लिम एरिया, और कुछ जो थोड़ा ज्यादा सियाने वो उसको बोलते हैं सेंसिटिव एरिया से नहीं जाना चाहिए था। ये सेंसिटिव एरिया क्या होता है? पुलिस को पैसा इसी बात का दिया जाता, कोई एरिया सेंसिटिव ना रहा, इसी बात की तनख्वाह मिलती है ना पुलिस को। बिल्कुल ठीक बात है। यह सत्यनारायण कथा की पैसा मिलता है, नहीं ना तनख्वाह। ठीक बात है। ये भारत में मुस्लिम एरिया क्या होता है? मैं बहराइच में भी अधिकारियों को सुन रहा था, मुस्लिम एरिया से प्रोसेशन जब गुजरा तो पत्थरबाजी हुई। अरे मुस्लिम एरिया क्या होता है? बहराइच का मतलब बहराइच एरिया हिंदू मुस्लिम बटेगा क्या रावत जी? कोशिश की जा रही है अमिताभ जी उसको बांटने की। पहले भी 1947 से पहले भी ये कोशिश थी, उसमें कामयाबी उन लोगों को मिली। अब दोबारा से मुस्लिम एरिया जहां पर भी हैं, जहां पर उनका थोड़ा 30% भी बाहुल्यता आ गई है, उसको ये इस प्रकार से प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि मुस्लिम एरिया है, यहां से ना निकलो, यहां से अगर जाओगे तो छेड़खानी होगी, वहां से कोई लड़की जाती है तो छेड़खानी होगी, वहां पर कोई भी अगर झंडा लेके चलता है, भगवा लेके चलता है, भगवा पहन के चलता है तो उससे पथराव होगा। वहां पर कोई भी कीर्तन करता है तो पथराव होगा। वहां पर सत्यनारायण की कथा होती है तो वहां पर आपको मांस फेंका जाएगा, आपके घर के आसपास वहां पर गंदगी फैलाई जाएगी। ये टेरर मुस्लिम एरिया जहां पर अगर 50-100 घर इकट्ठे हो गए तो वहां पर टेरर करना, फैलाना, मांस मदिरा का सेवन करना, हड्डियां फेंक के रखना, वहां पर जो हिंदुओं के घर हैं उनको इतना विचलित कर देते हैं कि उनके सामने सड़क के ऊपर ये जब गौ कसी करते हैं, वहां पर जानवर को काटते हैं, बकरे को काटते हैं, खून फैलाते हैं, तो यही टेरर करना होता है, यही मुस्लिम एरिया हो जाता है। और ये हर शहर के अंदर एक मोहल्ले हैं, और वो मोहल्ले इसी रूप से आज से नहीं 50-100 साल से वो इस मामले में प्रचलित हैं, बदनाम है कि वो मोहल्ला है, फलानी जगह पर मोहल्ला है, मुरादाबाद में मुस्लिम एरिया है, कोसी के अंदर मुस्लिम एरिया है, छाता में मुस्लिम एरिया, अलीगढ़ में मुस्लिम एरिया, वहां से ना निकलना, वो सेंसिटिव एरिया है। वो इस प्रकार से इन्होंने बदनाम कर लिए हैं खुद। ये खुद करना चाहते हैं जहां हम रहते हैं वहां हम टेरर फैलाएं और हमारा रुतबा कायम रहे शहर के अंदर। और ये छोटी मोटी जगह नहीं है, आप देखें पहले भी मथुरा के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। कोसी के अंदर कितनी बड़ी आगजनी, एक छोटा सा मोहल्ला है वो पूरी नाक में दम करके रखता है पूरे एक क्षेत्र के अंदर, यानी दुकानदारों को कहीं ना कहीं हफ्ता वसूली करने की कोशिश करता है। तो इनके अंदर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एलिमेंट है, टेरर फैलाने वाले, वो उस मुस्लिम मोहल्ले को बदनाम करते हैं। चाहे इटावा हो, मैनपुरी हो, कहीं पे भी हो, चाहे फरुखाबाद हो, कहीं पर भी हो, किसी आप शहर में उत्तर प्रदेश के में जाकर के देख लीजिए, बारीकी से मैंने देखा, और आपसे ज्यादा तो कौन जानता अमिताभ जी, वहां पर इनका काम है उसको टेरर फैलाना। यानी आप वहां से निकलेंगे तो आपको सड़क पर मुर्गा कटता हुआ दिखाई देगा, सड़क के ऊपर आपको बकरा कटता हुआ दिखाई देगा, और अगर ज्यादा इनकी भीड़ भाड़ है तो वह सरेआम सड़क के ऊपर गाय भी काटना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति है। तो आम जो हिंदू लोग हैं वो तो खून देखना भी नहीं चाहते, तो इसलिए वो सेंसिटिव एरिया और मुस्लिम ठीक है रावत जी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष मुस्लिम जमात। मौलाना साहब, आप देर से जुड़े, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बहराइच की जो घटना घटी, वो जहनियत उससे जो झलकी वो रूह कपा देने वाली है। एक आदमी जिसका, एक नौजवान जिसका नाम राम गोपाल, उसको घर के अंदर खींच के ले जाया गया, प्लास से उसके नाखून खींचे गए हाथ और पांव के। उसके बाद 13-14 गोलियां उसके शरीर में उतार दी गई, 13-14 छेद पोस्टमार्टम में आए हैं। ठीक, एक गोली से भी मर सकता था आदमी अगर आपको मार नहीं था। ठीक, और जिसको मारना उसके नाखून क्यों उखाड़ना जिंदा रहते हुए? ये जहनियत राक्षसी नहीं है क्या? ये पशु जैसी स्थिति नहीं हो गई मौलाना साहब? किसी ने हम कह रहे कुछ गाना बजाया, कोई भजन बजाया, आप इस ढंग से मार देंगे क्या? बकरा है क्या आदमी कि जिवे कर देंगे? ये मुर्गा है मौलाना साहब? जी जी, देखिए, ये जो घटना हुई है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, और ये आदमियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। हर एतबार से, किसी भी एतबार से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। मुझे भी
आपने जो बताया, इसके अलावा दूसरे और मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां मिली हैं, उससे दुख हुआ और तकलीफ हुई, और इसकी मैं भरपूर अल्फाज में निंदा करता हूं। ये ऐसे असामाजिक तत्व मुस्लिम समाज के अंदर दाखिल हो गए जो पूरी कौम को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, और वहाँ पर कल जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है, और उसको इंसानियत को भी शर्म करने वाली बातें हैं और चीज़ें हैं। और उसके बाद में देखिए, हिंदुस्तान हमारा एक साथ में मिली जुली तहजीब का नाम है। अगर एक साथ में मिलजुल करके नहीं रहते मौलाना हैं साहब एक तो मिनट, जाहिर बात- हिंदुस्तान को मिला जुला कैसे मान ले जब ये तय होता है कि ये मुस्लिम इलाका है, इधर से जुलूस गया क्यों? ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? ये कहां से आया? किस कानून में लिखा है? देखिए, ऐसा है कि इलाके रास्ते तय होते हैं, इलाके अरे तय होते रास्ते हैं, नहीं, इलाका चाहे- कैसे तय हो जाएगा? ये मुस्लिम इलाका है, ये कैसे तय कर देगा कोई? फिर हिंदू इलाका तय ये तो करेंगे तब कोई- क्या करोगे? नहीं, ये तो नहीं तय किया जा सकता। कोई दूसरा तय कर ले, अलग बात है, मगर जो जुलूस के रास्ते होते हैं वो तय होते हैं। चाहे मुस्लिम जुलूस हो या हिंदू जुलूस हो, किसी का भी जुलूस हो, XYZ, वो रास्ते तय होते हैं, चाहे मुस्लिम इलाके से निकल के जाए या हिंदू इलाके से निकल के जाए। और अभी तक निकलते आए हैं। हिंदुओं के जुलूस मुसलमानों के इलाके से निकलते हैं, कभी कोई लफड़ा झगड़ा नहीं होता था। और मुसलमानों के जुलूस हिंदुओं के इलाके से निकलते थे तो कभी कोई भी लफड़ा झगड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ बरेली में भी राम बारात निकलती है तो मुसलमान उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। कांवड़ यात्राएं मौलाना निकलती साहब हैं, देखो, जगह ये जगह जो है बातें वो- ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे शोकेश में दो चार आइटम रख दिए जाएं। मैं मूल बात पे आता हूं, मैं आपका बड़ा अदब करता हूं, लेकिन मूल बात तो वही रहेगी जहां है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में प्रतिमा विसर्जन पर पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे थीसिस क्या है, वो मुझे समझा दो। मैं तो एक ही पत्थरबाजी जानता था। एक मिनट रुक जाओ आप, क्या आप हज गए, वहां आपको ने शैतान को पत्थर मारा? आप क्या हिंदू धार्मिक यात्राओं को शैतान समझ रहे हैं क्या? ये पत्थरबाजी क्यों होती है? पूरे देश में होती है मौलाना साहब, पूरे देश में। ये कैसे हिमाकत है? पत्थर क्यों चलता है? ये तो प्रश्न पूछेंगे। आपको यात्रा अच्छी नहीं लग रही, घर के अंदर बैठो। कोई बवाल है उसमें, पुलिस में रिपोर्ट करिए। आप आदमी को घर के अंदर खींच के उसके शरीर में 15 गोली उतार देंगे। और दूसरी बात, ये इतने पत्थर आते कहां से हैं, मतलब स्टॉक में नहीं। आजकल तो आदमी घर में अनाज भी नहीं होता, इतने जितने पत्थर एक साथ बरस जाते हैं। मौलाना साहब, मतलब ये तो पत्थर तो पहले रखे जाते होंगे, ये कहीं सब्जी मंडी से तो आ नहीं रहे सब्जी में। देखिए, 10 सालों के दरमियान, इससे 10 साल से पहले की बात नहीं है, 10 सालों के दरमियान मुस्लिम जो नौजवान हैं, उनको कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इस तरीके से लिटरेचर पढ़वाया जा रहा है जिससे मुस्लिम नौजवान रेडिकल हो रहा है। और ये जो पत्थरबाजी की जो बात कर रहे हैं, ये इसी रेडिकलाइजेशन का ही नतीजा है। और चूंकि इस तरीके से कुछ हिंदू लीडरान भी ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को मौका मिल जाता है, जैसे यति नरसिंहानंद जैसे लोगों ने उल जलूल बयान देते हैं, धर्म संसद लगाते हैं, फिर पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की। तो जो लोग, हम जैसे लोग, या क्या नाम, हमारे धर्मगुरु जो बैठे हुए हैं, उन जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, उस पर पानी फिर जाता है। हम कितने ही मजहबी जलसों में चीख चीख के अपने नौजवानों को शाहबुद्दीन समझाते साहब, हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, बड़ी प्रैक्टिकल। ये यानी पत्थर स्टॉक में जमा करके रखते होंगे अपनी अपनी छतों पर, क्योंकि आजकल पत्थर कहां मिलता है, कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अभी यात्रा निकली नहीं, उस यात्रा में कोई नारा लगा नहीं और पत्थर आपने पहले जुटा लिए। ये क्या बताता है कि आपको पत्थर चलाना ही चलाना है। यात्रा दाएं से निकले तो, बाएं से निकले तो, भजन बजे तो, ना बजे तो, नहीं तो पत्थर लिए इकट्ठे काहे को किए? शाहबुद्दीन साहब, ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? जी जी। देखिए, पत्थर कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, कौन इकट्ठा कर रहा है, कौन नहीं इकट्ठा कर रहा है, मुझे तो उसका इल्म नहीं है। मगर कुछ लोगों ने मुझे बताया जम्मू कश्मीर के हवाले से। मेरे
मिलने जुलने वाले यार दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे जानकारी दी और बातचीत में बताया। वो आज की बात नहीं है, अब तो बहुत सारे हालात वहाँ बहुत अच्छे हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं हालात। पहले वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन थे, वो संगठन के लोग जो है वो फौज की गाड़ियों पर वो हमला करवाते थे। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर वो प्लान तैयार करते थे। मौलाना और साहब, जम्मू उसके लिए वो कश्मीर की पैसे- बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, बहराइच। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, मैं बात कर रहा हूँ असम की। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर छोड़ो, वहां तो आतंकवादी नहीं है। ये बहराइच में पत्थर कहां से आए? वहां तो आतंकवादी आए नहीं होंगे ना, बहराइच में पाकिस्तान आया होगा। मौलाना साहब, देखिए, बहराइच में पत्थर नहीं चले, बल्कि बहराइच में तो गोली चली है। नहीं, गोली बाद में चली, आप पहले कह रहे हैं पत्थर कि चला। पत्थर कहां से आएंगे, नो, आजकल के नो, पत्थर नहीं आ पाएंगे, बात सही है। वहां तो मौलाना गोली साहब, चली है। माफ करिएगा, पहले पत्थरबाजी हुई। ये तो सगुन है, पत्थर तो चलाएंगे ही चलाएंगे, नहीं जमा किस लिए किए? वही तो मसला है मौलाना साहब, बात इतनी सीधी नहीं। आपने कहा कि हमें नहीं पता कौन चलाता है, कहां से आते हैं, लेकिन जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है कौन पत्थर चलाता है और पत्थर कहां से आते हैं। पत्थर आकाश से नहीं बरसते। अशोक यादव जी, ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? मुस्लिम क्षेत्र, हिंदुस्तान में सारा क्षेत्र हिंदुस्तान का है, और अगर ऐसे होगा तो बहुसंख्यक आबादी अपना क्षेत्र बांटने लगेगी, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, फिर कैसे चलेगा काम? मैं सुनता हूं सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव एरिया, मुस्लिम क्षेत्र, ये क्या है अशोक जी? मतलब मुस्लिम एरिया क्षेत्र है, उधर कोई नहीं जाए, ऐसा है? बोल जाएगा तो पत्थर चलेगा, बवाल होगा, गोली चलेगी। अमिताभ जी, ये सब चीजें जो आप पूछ रहे हैं, संवेदनशील एरिया, मुस्लिम एरिया, हिंदू एरिया, क्रिश्चियन एरिया, ये मुझे लगता है कि प्रशासन का अपना शब्द है। प्रशासन इस चीजों को अपना प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, इसको डिमार्केशन के लिए इस्तेमाल करता है, और इसका कोई मतलब नहीं है। रह गई बात, आपने कहा संवेदनशील पत्थर, क्या क्या बातें आप कर रहे हैं। अब ये सब चीजें तो जांच की विषय है अमिताभ जी, कि कौन पत्थर मार रहा था। कई बार ऐसा होता है कि माहौल को खराब करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि अभी तमाम बातें आ रही हैं कि सरहदों पे तनाव है, पता करो चुनाव है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है। अभी कोई भी नहीं कर सकता कौन पत्थर चला रहा था, लेकिन जो परिवार का बेटा शहीद हुआ उसका दुख सबको है, जो परिवार का बेटा मारा गया, सॉरी, उसका दुख सबको है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है तक, और ये पुलिस दरोगा को सस्पेंड करने से कुछ होगा नहीं, और ये सर्जरी जनता करेगी 2027 में। और जो मेन इसके एलिमेंट्स हैं, जो कल्प्रिट हैं, ये सब शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, और जब तक जनता अपनी सर्जरी नहीं करेगी ढंग से, तब तक ही सब समस्याओं का निदान नहीं होगा। और जनता सर्जरी कर चुकी है 4 जून 2024 के दिन, बाकी जो सर्जरी बची है वो जनता 2027 में कर देगी। क्योंकि जब ये बताइए, एक विधायक, अमिताभ जी, विधायक, सत्ता पक्ष का विधायक सरेआम पीटा जा रहा है, और 3 दिन हो गए FIR दर्ज नहीं हुआ। सोच लीजिए, ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। और जो व्यक्ति मारा वो मुख्यमंत्री जी का स्वजाति, और उसका जो करणी सेना वाले कर देखो देखो शेर आया, और 3 दिन तक हो गया, अभी विधायक जी के जो पीटने वालों के खिलाफ FIR नहीं हुई अमिताभ जी। ये उसकी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ जी, सोचने का विषय है। ठीक, अशोक जी, अभी रुकना होगा।